हेलो एवरीवन। आज हम लास्ट लेक्चर रिलेशन फंक्शन का डिस्कस करेंगे जो किस पे बेस्ड होगा, आपके फंक्शंस पे बेस्ड होगा। जो पिछले दो लेक्चर्स थे मैंने उसमें आपको पहले लेक्चर में कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट क्या होते हैं, जब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं तो हम कैसे वैल्यूज फाइंड करते हैं, ये कुछ डिस्कस किया था और इन्हीं के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस को फाइंड किया था। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने आपका रिलेशन को डिस्कस किया था। क्या होता है रिलेशन? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है। उसके बाद हमने डोमेन और रेंज निकाली थी रिलेशन की, वो कंसेप्ट डिस्कस किया था। उसके बाद कोडोमेन और उसके कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। आज हम करेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, उसके कुछ टाइप्स और फंक्शन की डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है रिलेशन की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई थी कि सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है। फंक्शन क्या होता है? वो सारे रिलेशंस, ध्यान से सुनिएगा, वो रिलेशन जिनके दो सेट आपको गिवन होते हैं, है ना, ए से बी तक। ठीक है। यहां पे आपके जो पहले सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, हर किसी एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। मतलब जैसे ये है 1 2 3 एंड 4। ध्यान से समझिएगा। 1 जो है वो एक ही जगह जाना चाहिए, 2 जो है वो भी एक जगह जाना चाहिए, 3 जो है वो भी एक जगह जाना चाहिए और 4 जो है वो भी एक जगह जाना चाहिए। तो वो क्या होता है? आपका फंक्शन होता है। मतलब ध्यान से देखिएगा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये सेट ए है, हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। मतलब एक एलिमेंट आपका जो है वो दो जगह पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है। एक सेट के हर एक एलिमेंट जो है वो सिंगल जगह पे जाना चाहिए। अगर एक एलिमेंट दो जगह पे जा रहा है तो वो आपका फंक्शन नहीं होगा। ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। आपको दिया है दो सेट 1 2 3। 1 आपका 1 पे जा रहा है, 1 आपका 2 पे जा रहा है, 2 आपका 2 पे जा रहा है, 2 आपका 3 पे जा रहा है। ठीक है। तो ये जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर बने, ये आपके पास क्या बने? ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर बने, है ना। अब यहां पे एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि दूसरी डेफिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक तो मैंने आपको बताई कि कोई भी ऑर्डर जो एक सेट में एलिमेंट है ना, ए सेट में, वो दो जगह पे नहीं जानी चाहिए। दूसरी क्या है कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर जो है ना, उनकी फर्स्ट एंट्रीज जो है वो सेम नहीं होनी चाहिए। जैसे ये फर्स्ट एंट्री क्या है? 1, ये क्या है? 1। तो ये जो आपका रिलेशन है ना, ये आपका फंक्शन नहीं होगा। ठीक है। ओके। जैसे मैं यहां से इसकी बात करता हूं, 1 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 3 पे, 3 जा रहा है 4 पे और 4 जा रहा है 5 पे। ठीक है। अब आप एक चीज यहां पे नोटिस करें कि हर एक ऑर्डर्ड पेयर की जो फर्स्ट एंट्रीज हैं वो डिफरेंट है ना। तो ये जो रिलेशन होगा ये आपका क्या होगा? फंक्शन होगा। क्या है फंक्शन की डेफिनेशन? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, every element of set A has one and only one image in set B। मतलब यहां का हर एक एलिमेंट एक ही जगह पे जाना चाहिए। अब देखो बात आती है कि फॉर एग्जांपल अब आपको दो सेट दिए हैं A से B तक, जिसमें एलिमेंट है 1 2 एंड 3 और यहां पे सिर्फ आपके पास क्या है? 1 भी 1 को जा रहा है, 2 भी 2 को जा रहा है, सॉरी 2 भी 1 को जा रहा है, 3 भी 1 को जा रहा है। तो ये रिलेशन क्या बना आपके पास? 1 1 2 1 एंड 3 1, है ना। अब एक चीज देखें यहाँ पे, हर एक ऑर्डर्ड पेयर की फर्स्ट एंट्रीज जो है वो डिफरेंट है, मगर सेकंड एंट्रीज जो है वो सेम है ना। तो इट मींस ये भी आपका फंक्शन होगा। ध्यान रखना, दो डेफिनेशंस जो मैंने आपको बताई, एक तो ये कि हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए और दूसरा मैंने आपको क्या बताया? हर एक ऑर्डर्ड पेयर की फर्स्ट एंट्रीज जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। सेकंड वाली सेम होगी, डजंट मैटर।
ठीक है, आपको खाली फर्स्ट एंट्री जो है वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो ये रिलेशन आपका क्या होगा, ये रिलेशन आपका फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहां से आपको एक चीज कंसेप्ट बहुत क्लियर होती है कि एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। देखिए ध्यान से, ये तो मैंने आपको भी बताया, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट नॉट वाइस वर्सा। कैसे? देखिए, ये आपका फंक्शन भी है ना, क्योंकि हर एक एलिमेंट जो है पहले सेट का डिफरेंट इमेजेस उसकी आपको मिल रही है। ठीक है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर की फर्स्ट एंट्री सेम नहीं है, और ये रिलेशन भी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे मैं यहां पे एक और बनाता हूं आपके पास, एक सेट लेता हूं ए, एक सेट लेता हूं 1 2 3 1 2, 1 1 को जा रहा है, 2 1 को जा रहा है, 3 2 को जा रहा है। तो ये आपके पास रिलेशन क्या बना, 1 1 2 1 3 2, और एक एलिमेंट और लेते हैं यहाँ पे 3। ठीक है, और एक आपके पास क्या है 3 और 3। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, आपका 1 1 को जा रहा है, 2 1 को जा रहा है। ठीक है, दोनों की फर्स्ट एंट्रीज डिफरेंट है। फिर यहाँ पे आ जाओ, 3 2 को भी जा रहा है, 3 3 को भी जा रहा है, मतलब ये दो ऑर्डर पेयर आपको ऐसे मिले जिनकी फर्स्ट एंट्रीज क्या है, सेम है। तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा, बट ये रिलेशन तो है ना आपके पास। क्यों? क्योंकि ये रिलेशन क्यों है, क्योंकि ये सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और वही डेफिनेशन होती है रिलेशन की। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखा, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, ये आ गया आपके पास, बट नॉट वाइस वर्सा। मतलब ये देखो, ये रिलेशन है मगर ये फंक्शन नहीं है। तो आपको यहाँ से एक चीज क्लियर होगी, सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते, मगर सारे फंक्शंस जो है वो रिलेशन होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, फंक्शन को हम डिनोट कैसे करते हैं, जैसे एक फंक्शन है a से लेके b तक, तो फंक्शन को जो डिनोट करते हैं f फ्रॉम a टू b। ठीक है, अब मैं बेसिक एग्जांपल लेता हूं आपके पास। यहां पे मेरे पास एक एलिमेंट है a, स्मॉल a, यहां पे एक एलिमेंट है। जब मैंने यहां पे फंक्शन लगाया, ठीक है, यहां पे एलिमेंट a है, वहां पे जाके वो क्या बनेगा, f ऑफ a। ओके, तो ये जो a है ना, और ये जो एक b है, ध्यान से देखना, b इज इमेज ऑफ a, b इज इमेज ऑफ a। क्यों? क्योंकि उस पे f लग रहा है, तो वो वहां पे जा रहा है, और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। एंड a इज प्री इमेज ऑफ b। ठीक है, इसकी प्री इमेज क्या होगी, जिस पे आपने f लगाया होगा। ठीक है, b आपकी क्या है, इमेज है a की, और a जो है वो क्या है, उसका प्री इमेज है। ठीक है, ये कंसेप्ट था आपका फंक्शन का। दोबारा बता देता हूं मैं आपको कि वो रिलेशंस सिंपल लैंग्वेज में जिनके ऑर्डर्ड पेयर जो है ना, जिनकी फर्स्ट एंट्रीज क्या है, डिफरेंट होनी चाहिए, तो वो सारे रिलेशन आपके क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट, फर्स्ट सेट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। मतलब जैसे ये एक ए है, ये एक ही जगह पे जाना चाहिए। हाँ, यहाँ के सारे एलिमेंट्स एक जगह पर जाएं वो चलेगा, मगर एक एलिमेंट 2 या 3 जगह पे नहीं जाना चाहिए, वो एक ही जगह पे जाना चाहिए। उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फंक्शन की टाइप्स पे। जैसे सबसे पहले आपके पास आता है कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। एक फंक्शन कहां से कहां तक, r टू r क्या है आपका, सेट ऑफ रियल नंबर्स या रियल वैल्यू फंक्शंस। ठीक है, जो कैसे डिफाइन हुआ, f of x equals to x for all x belongs to r। मतलब मैं आपको ग्राफ से बताता हूं, आइडेंटिटी फंक्शन वो होता है कि आप x को जो वैल्यू ले रहे हो ना,
मिलेगी। जैसे 1 2 3, 1 लिया तो 1 1 को जाएगा, 2 लिया तो 2 2 को जाएगा, 3 लिया 3 4 को जाएगा, सॉरी 3 3 को जाएगा, एंड 4 जो है वो 4 को जाएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या हो गया कि जो वैल्यू आप ले रहे हो वो उसी को जाएगी। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है? जब आप x को 1 लेते हो, देखो x यहां पे था, जब आपने इसको f लगाया ये वहां चला गया, f ऑफ x, कोई y एलिमेंट है b का वो उसके बराबर होगा, f ऑफ x इक्वल्स टू y। ठीक है, जब आपने x को 1 लगाया तो आपको 1 ही मिलेगा, तो वो ये पॉइंट आ गया। फिर जब आप x को 2 लगाओगे तो आपको 2 मिलेगा, तो इसका ग्राफ जो है वो बनेगा एक स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ऑरिजिन। ठीक है, ये आपके पास किसकी ग्राफ आ गया? आइडेंटिटी फंक्शन का। क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन? वो फंक्शन जिसपे जो वैल्यू आप कंसीडर करते हो पहले सेट से दूसरे सेट में आपको वही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? नाम से ही क्लियर है कि एक कांस्टेंट वैल्यू, जैसे आपने फंक्शन लिया r टू r f of x equals to c for all x belongs to r and c belongs to। देखिए एक सेट लिया मैंने a, एक सेट लिया मैंने b। ठीक है, मतलब जो पहला सेट है ना उसके सारे एलिमेंट्स एक ही जगह पे जा रहे हैं। जैसे 1 लिया 1 भी 1 को जा रहा है, 2 लिया 2 भी 1 को जा रहा है, 3 लिया 3 भी 1 को जा रहा है, 4 लिया 4 भी 1 को जा रहा है। तो ये आपका क्या होता है? ये आपका कांस्टेंट फंक्शन होता है, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? वो है आपका 1। ठीक है, अब इसका अगर मैं ग्राफ ड्रा करूं, देखिए मैं क्या करता हूं, मैं बेसिक वैल्यू ले लेता हूं, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, और ये कहां से पास कर रही है? y इक्वल्स टू 2 पे। तो ये ग्राफ मैंने बनाया, ठीक है, इसमें मैंने कांस्टेंट क्या कंसीडर किया? 2। मतलब आप x को -2 लो तो भी आपको 2 मिलेगा, -1 लो तो भी आपको 2 मिलेगा, 3 लो तो भी आपको 2 मिलेगा, ऐसे ही 100 लोगे तो भी आपको 2 मिलेगा। तो ये आपका इस ग्राफ में कांस्टेंट क्या दिया मैंने? 2। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? वो फंक्शन जिस पे आप कोई भी वैल्यू पुट करो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी हर एक वैल्यू से। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉड्यूलस फंक्शन। अब आपको मॉड्यूलस तो क्लियर है, मॉड्यूलस फंक्शन होता है कि आइदर टेक पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू, तो बट दोनों को आपको क्या मिलेगा? आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा। ये आपका क्या होता है? ये आपका मॉड्यूलस फंक्शन होता है। ठीक है, देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखो 1 लेता हूं तो 1 मिलेगा, 2 लेता हूं तो 2 ही मिलेगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज पे मुझे सारी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अब मैं अगर नेगेटिव लेता हूं, जैसे मैंने -1 लिया, -1 का मॉड्यूलस क्या हो जाता है? 1 -10 लोगे तो आपका क्या हो जाएगा? वो 10 बन जाएगा। तो इसका ग्राफ आपको कैसा बनेगा? वी शेप। पॉजिटिव वैल्यूज ली तो पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यूज ली तो भी पॉजिटिव। ठीक है, ये था आपके पास क्या? आपका मॉड्यूलस फंक्शन। नेक्स्ट आता है आपके पास सिग्नम फंक्शन। ध्यान से समझिएगा, सिग्नम फंक्शन क्या होता है? वो फंक्शन जो आपको 1 वैल्यू देगा, 0 वैल्यू देगा और -1 वैल्यू देगा। किस केस में? जब आपका x 0 से बड़ा है, जब x आपका 0 के बराबर है, और जब x आपका 0 से छोटा है। मतलब जैसे मैं यहाँ पे आपको बेसिक एग्जांपल से समझा देता हूँ। मतलब आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू लो, -2 लो, -1 लो, -100 लो, वो सारी वैल्यूज किसको जाएंगी? वो सारी वैल्यूज आपकी -1 को जाएंगी।
ठीक है, 0 जो है वो 0 हो जाएगा और पॉजिटिव वैल्यू आप कोई भी ले लो वो सारी वैल्यूज किस हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका सिग्नम फंक्शन होता है। ठीक है, कि अगर x की वैल्यूज आप 0 से बड़ी लेते हो तो वो 1 हो जाएगी, अगर आप 0 के बराबर लेते हो तो वो 0 हो जाएगी, और अगर आप 0 से छोटी लेते हो तो वो -1 हो जाएगी। इसका ग्राफ कंसीडर करते हैं। देखिए यहां से हम आपको एक चीज और मैं बता देता हूं, डोमेन क्या मिली आपको, डोमेन मिली कि कौन सी वैल्यूज जो है f कंसीडर करता है। ठीक है, आप देख सकते हो आप कोई भी वैल्यू ले लो, आपको हर एक वैल्यू में कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिलेगी। तो आपका डोमेन क्या आया, आपका डोमेन आया R। ठीक है, जिस पे आपने उसको डिफाइन किया होगा। इसकी रेंज क्या है, रेंज होती है कि आपको कौन सी वैल्यू मिल रही है। तो आपको मिल को कौन सी रही है, 1 0 और -1, तो ये आपके पास क्या आ गया, इसकी रेंज आ गई -1 0 एंड 1। ठीक है, वैसे ही अगर मैं आपसे कांस्टेंट फंक्शन के लिए पूछूं, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन क्या होगी, कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन होगी अगेन ऑल रियल वैल्यू, क्योंकि आपको हर एक वैल्यू पे एक पर्टिकुलर वैल्यू भी मिलेगी। ठीक है, और रेंज क्या होगी, रेंज होगी वही कांस्टेंट जो आपने कंसीडर किया होगा या जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। फिर आपके पास आता है मॉड्यूलस फंक्शन, है ना। तो मॉड्यूलस फंक्शन की डोमेन होती है अगेन ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि आपको हर एक वैल्यू पे कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिलेगी। ठीक है, और उसकी रेंज क्या होती है मॉड्यूलस फंक्शन की, देखिए आप नेगेटिव वैल्यूज ले रहे हैं तो आपको पॉजिटिव मिल रही है, अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो आपको पॉजिटिव मिल रही है, और अगर आप 0 ले रहे हैं आपको 0 मिल रहा है। तो मॉड्यूलस फंक्शन की रेंज होती है 0 से इंफिनिटी, मतलब 0 ऑनवर्ड्स, या ऐसे बोलो या पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। ठीक है, ओके। तो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, 0 पे वैल्यू मिल रही है 0, ठीक है, फिर 1 है, 1 पे आपको क्या वैल्यू मिल रही है, सॉरी ग्रेटर देन 0 आपको मिल रहा है 1, तो यहां पे आप सर्कल डाल के ये बन जाएगा आपके पास। ठीक है, और नेगेटिव वैल्यूज पे आपको क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया आपके पास। ठीक है, कब, जब x की वैल्यूज 0 से बड़ी है, और जब 0 है तो 0 आ गया। ठीक है, और जब 0 से छोटी है तो -1 आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो लास्ट टाइप आती है आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, इंपॉर्टेंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ये f of x इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने x को लिखा। इसका क्या मतलब है कि वो इंटीजर आइदर इक्वल टू और लेस देन, इंटीजर की बात की। ठीक है, एग्जांपल देखिए, आपको ऐसे बिल्कुल पता ही लगेगा, एग्जांपल से मैं बताता हूं। जैसे मैंने लिया f of 1.2, इसकी वो वैल्यू आपने लेनी है जो इसके नियर अबाउट, इससे छोटा इंटीजर है या इसके बराबर है। अब देखो ये इंटीजर तो नहीं है ना 1.2, रैशनल नंबर है, इसके नियर अबाउट और छोटा इंटीजर कौन सा है, वो 1। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं 1.9 की, देखो बट ये नियर अबाउट 2 है ना, मगर आपने वो इंटीजर लेना है जो क्या होगा, उससे छोटा होगा। तो इसकी नियर अबाउट लेस इंटीजर कौन सा है, अगेन 1। ठीक है, तो ये आपके पास मैंने बताया लेस देन का केस। एक और एग्जांपल लेते हैं 11.9, इससे छोटा और इसके नियर अबाउट इंटीजर कौन सा होगा, 11। ठीक है, अब देखो 10.0, ये इंटीजर है ना, तो इक्वल टू का केस आ गया आपका यहां पे, मतलब अगर इंटीजर गिवन है तो वो
वही वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, ये था आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो मैंने आपको पॉजिटिव वैल्यूज के लिए समझाया। अब आप जरा नेगेटिव के लिए भी देखें। जैसे आपको दिया है f ऑफ -2.5, ठीक है। अब आपने इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बतानी है कि क्या है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको अभी बोला डेफिनेशन में कि उससे छोटा और उसके नियर अबाउट इंटीजर। अब इससे छोटा और इसके नियर अबाउट इंटीजर कौन सा होता है? -3। आपको ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव नंबर्स जो है ना, बड़ा वाला जो नंबर होता है वो छोटा होता है, मतलब -3 इज लेस देन -2, -10 इज लेस देन -9। ठीक है, तो इससे छोटा इंटीजर और इसके नियर अबाउट कौन सा आ गया? -3। वैसे ही -3.9 ये किसके नियर अबाउट जाएगा? -4 के। तो ये था आपके पास क्या आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है, उसकी टाइप्स, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ आप देख सकते हैं क्या होगा। देखिए, जब आप 1 वैल्यू ले रहे हैं तो आपको 1 मिल रहा है, ठीक है, और 1.9 तक आपको सारी वैल्यूज 1 पे देगा। तो आपने क्या करना है, 1 पे पॉइंट डॉट लेके एक लाइन ड्रा करनी है और 2 पे उसको क्या रखना है, आपने ओपन सर्कल रखना है। फिर 2 से लेके 3 के बीच में सारी वैल्यूज कहां जाएंगी? 3 को जाएंगी। ठीक है, वैसे ही अगर इसको मैं आगे और फर्दर करूं, 3 से 4 तक सारी वैल्यूज किसको जाएंगी? वो 3 को जाएंगी, है ना। तो ये आपके पास कैसे बनेगा? ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ होता है। अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज को कंसीडर करूं, ध्यान से देखिएगा। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया कि नेगेटिव वैल्यूज जो है ना वो बड़ी टर्म को जाती है, मतलब जैसे -1 से लेके -2 के बीच की वैल्यूज वो सारी किसको जाएंगी? 2 को जाएंगी। तो इसका ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। -1 से लेके 0 तक की सारी वैल्यूज कहां जाएंगी? वो -1 को जाएंगी। तो इसके ग्राफ आपका ये बनेगा। अगर मैं इसको और आगे कंसीडर करूं तो ये क्या होगा? जब आपका यहाँ पे 3 आएगा, -3, तो ये सारी वैल्यूज आपकी -3 को जाएंगी। ठीक है, तो आज हम इतने करते हैं। ये था आपका फंक्शंस का लेक्चर। थैंक यू।